इतिहास सिर्फ तारीखों की एक लिस्ट नहीं है, है ना? ये उन अहम पलों की कहानी है जहां लड़ाई के कुछ घंटे इतिहास की धारा को हमेशा हमेशा के लिए मोड़ देते हैं। तो आज हम ऐसे ही कुछ युद्धों की पड़ताल करने वाले हैं जिन्होंने भारत की किस्मत को गढ़ा। और यही वो सवाल है जो इस पूरी पड़ताल के दिल में है। कैसे एक सुबह की रणनीति, दोपहर का टकराव और शाम का नतीजा आने वाली सदियों की तकदीर तय कर सकता है। अपने इस सफर में हम इन 4 बड़े दौर से गुजरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हर एक लड़ाई ने अगली लड़ाई के लिए जमीन तैयार की। तो चलिए सफर शुरू करते हैं भारत के सबसे पुराने, सबसे पहले ज्ञात युद्ध से। एक ऐसा संघर्ष जिसका जिक्र हजारों साल पुराने ग्रंथों में मिलता है। ये है 10 राजाओं का युद्ध, मतलब दशराज युद्ध, जिसका जिक्र ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। सोचिए, एक तरफ थे राजा सुदास और उनका भरत कबीला, और दूसरी तरफ 10 राजाओं का एक बहुत ताकतवर गठबंधन। ये लड़ाई परुष्णी यानी आज की रावी नदी के किनारे लड़ी गई थी। तो सुदास की ये जीत सिर्फ एक फौजी जीत नहीं थी, इसने भरत कबीले को इस पूरे इलाके की सबसे बड़ी ताकत बना दिया। और इसी वंश से आगे चल के निकला कुरु वंश, जिसकी कहानी हम सब महाभारत में देखते और सुनते हैं। अब चलिए समय में लगभग 2000 साल आगे बढ़ते हैं और हम पहुंचते हैं तराइन के मैदानों में। यहाँ एक साल के अंदर 2 लड़ाइयाँ हुईं। 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह खदेड़ दिया, लेकिन ठीक एक साल बाद 1192 में गौरी एक बेहतर तैयारी और रणनीति के साथ लौटा और उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। इस एक हार ने उत्तर पश्चिम से सल्तनत शासन के लिए भारत के दरवाजे हमेशा के लिए खोल दिए। अब हम उस दौर में चलते हैं जिसने भारत को दुनिया के सबसे अमीर साम्राज्यों में से एक दिया, वो है मुगल काल। लेकिन इस महान साम्राज्य की नींव भी लड़ाइयों पर ही रखी गई थी। मुगल आक्रमण से पहले ही दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ रही थी। 1517 में मेवाड़ के राणा सांगा ने खतौली के युद्ध में सुल्तान इब्राहिम लोधी को एक करारी शिकस्त दी। इस हार ने लोधी की ताकत को इतना बड़ा झटका दिया कि इसने एक नए हमलावर के लिए जमीन तैयार कर दी। और वो हमलावर था बाबर। ये देखना वाकई कमाल है कि बाबर ने कितनी तेजी से अपनी सत्ता जमाई। 1526 में पानीपत में लोधी का अंत किया, फिर 1527 में खानवा में राजपूतों की बहुत बड़ी ताकत को हराया और 1528 में चंदेरी पर कब्जा कर लिया। मतलब सिर्फ 3 साल में हिंदुस्तान की तकदीर बदल दी। खानवा का युद्ध खासतौर पर बहुत अहम था। ये भारत की पहली बड़ी लड़ाइयों में से एक था जहां तोपों और बंदूकों का इतने बड़े पैमाने पर और इतने असरदार तरीके से इस्तेमाल हुआ। बाबर की बेहतर टेक्नोलॉजी और रणनीति राणा सांगा की विशाल सेना पर भारी पड़ी और मुगल सत्ता के लिए सबसे बड़े खतरे का अंत हो गया। अगला पड़ाव था चंदेरी। यहां बाबर की जीत तो हुई, लेकिन ये युद्ध राजपूतों के असाधारण बलिदान का प्रतीक बन गया। जब हार निश्चित हो गई तो राजपूत महिलाओं ने जौहर किया और पुरुषों ने केसरिया बाना पहनकर आखिरी सांस तक लड़ाई की, जिसे साका कहते हैं। अब लगभग 200 साल आगे चलते हैं और वो ताकतवर मुगल साम्राज्य अब बस अपनी एक परछाई बनकर रह गया था। 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने करनाल में मुगल सेना को सिर्फ कुछ ही घंटों में हरा दिया। ये वो पल था जब मुगल साम्राज्य की कमजोरी पूरी दुनिया के सामने आ गई। लड़ाई के बाद जो हुआ वो और भी भयानक था। नादिर शाह की फौज ने दिल्ली में कत्ले-आम मचा दिया। एक अनुमान के मुताबिक इस दौरान लगभग 20,000 आम नागरिकों को मार डाला गया। इस लूट में नादिर शाह अपने साथ 2 अनमोल चीजें ले गया। एक तो मशहूर मयूर सिंहासन और दूसरा कोहे नूर हीरा। इस एक घटना ने मुगल सत्ता का, आप कह सकते हैं, एक तरह से प्रतीकात्मक अंत कर दिया। तो मुगलों के पतन ने एक खालीपन छोड़ दिया था, एक नई ताकत के लिए जगह बना दी थी। और ये ताकत थी एक व्यापारिक कंपनी जो शासक बनने वाली थी। ये कहानी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के उदय की। और इसकी शुरुआत हुई 1612 में एक छोटी सी समुद्री लड़ाई से। स्वाली में कंपनी के कुछ जहाज़ों ने ताकतवर पुर्तगाली नौसेना को हरा दिया। इस जीत ने मुगल सम्राट जहांगीर को इतना इम्प्रेस किया कि उन्होंने अंग्रेज़ों को सूरत में व्यापार करने की इजाज़त दे दी। ये एक छोटा लेकिन बेहद ज़रूरी कदम था। अब प्लासी का युद्ध ये एक पारंपरिक लड़ाई तो थी नहीं, ये एक राजनीतिक साजिश ज्यादा थी। रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के सेनापति मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया था और लड़ाई वाले दिन नवाब की सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा लड़ाई नहीं। नतीजा क्या हुआ? कंपनी की जीत और बंगाल पर उनका कंट्रोल।
और प्लासी के ठीक 2 साल बाद अंग्रेजों ने बेदेरा में अपने आखिरी यूरोपीय कॉम्पिटिटर यानी डच को भी हराकर ये पक्का कर लिया कि अब उन्हें चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा है। तो अगर प्लासी एक धोखा था तो बक्सर एक असली, एक सच्ची सैन्य जीत थी। यहाँ कंपनी की सेना का सामना बंगाल के पूर्व नवाब, अवध के नवाब और खुद मुगल सम्राट की मिलीजुली फौज से हुआ। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में कंपनी की अनुशासित सेना ने इस बड़े गठबंधन को भी हरा दिया और इसका नतीजा हैरान कर देने वाला था। कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। अब दीवानी का मतलब सिर्फ टैक्स वसूलना नहीं था, इसका मतलब था उस पूरे इलाके पर राज करने का हक। इस एक कदम ने एक व्यापारिक कंपनी को एक शासक, एक सरकार में बदल दिया। तो जब इन सभी लड़ाइयों को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक साफ तस्वीर उभर कर सामने आती है। कैसे एक घटना दूसरी घटना को जन्म देती है, जैसे एक डोमिनो के गिरने से बाकी सब गिर जाते हैं। यह दिखाता है कि कैसे हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। दशराज युद्ध ने सांस्कृतिक आधार तैयार किया, तराइन ने सल्तनत की शुरुआत की, मुगल विजयों ने एक महान साम्राज्य बनाया जिसे करनाल के युद्ध ने तोड़ दिया, और फिर प्लासी और बक्सर ने ब्रिटिश राज का रास्ता साफ कर दिया। ये है इतिहास का डोमिनो इफेक्ट। और ये हमें हमारे आखिरी सवाल पर लाता है। इतिहास कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये उन अनगिनत संभावनाओं का नतीजा है जो युद्ध के मैदान में तय हुई। बस एक पल के लिए सोचिए, अगर इनमें से किसी भी एक लड़ाई का नतीजा जरा सा भी अलग होता तो आज हम और आप किस तरह के भारत में